डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में हमने फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में स्टडी किया था। अभी तक हम उसकी मिनरल कंपोनेंट्स, सॉइल टेक्सचर के अलावा सॉइल ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। मतलब हमने इनकी सॉइल की 3 मुख्य जो प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉइल के अंदर उपस्थित खनिज पदार्थ और उसकी मृदा का गठन, सॉइल में उपस्थित कार्बनिक मैटर और सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स या जीव उपस्थित होते हैं और उनका क्या महत्व है, इसके बारे में अध्ययन किया था। अब हम आगे इसी में सॉइल के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ और जो लक्षण हैं, कुछ और जो इसकी महत्व हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके कुछ और गुण हैं, फिज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ और इसके जो फिज़िको केमिकल गुण हैं, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज़ सॉइल एयर। सॉइल के अंदर जो वायु होती है वह है। मृदा में उपस्थित खनिज कणों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है, वहाँ पर या तो वायु के कण उपस्थित होते हैं या जल के कण उपस्थित होते हैं। मृदा के खनिज कणों वाले जो स्थान या अवकाश को पोर कहा जाता है। इन कणों के बीच में उपस्थिति के गुण को उसकी पोरेसिटी कहा जाता है, छिद्रिलता कहा जाता है, जिसको हम प्रतिशत के द्वारा, निम्न फॉर्मूला के द्वारा हम इसको इंडिकेट करते हैं, जिसका कि निम्न फॉर्मूला है। तो मृदा की प्रतिशत छिद्रिलता मतलब मृदा की परसेंटेज पोरेसिटी है, वह क्या है? मृदा का अपेक्षित घनत्व या किसी स्थान पर मृदा का आयतन घनत्व, उसको हम विभाजित करते हैं मृदा के अपेक्षित घनत्व या 2.65 पे, क्योंकि यहाँ मृदा का जो अपेक्षित घनत्व है, जो इसकी रिलेटिव डेंसिटी है, उसको 2.65 माना गया है और उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ किसी भी मृदा में अवकाश या खाली स्थानों की चौड़ाई और संख्या के आधार पर ही, मतलब कितना गैप है एक सॉइल कण और दूसरे सॉइल कण के बीच में, कितना गैप है और ये इनकी संख्या कितनी है, मतलब कुल मिला के इस तरह के कितने गैप पाए जाते हैं, इनके बीच में कितने खाली जगह पाए जाते हैं, इसके आधार पर सॉइल की पोरेसिटी का मूल्यांकन हम कर सकते हैं। बारीक और पालुई मृदा के कणों में क्षेत्र संख्या तो कम होती है, परंतु उनकी चौड़ाई अधिक होती है। इसी तरह जो चिकनी मिट्टी है वह छिद्रिल, ज़्यादा पोरस मानी जाती है, ताकि इसके अंदर पौधे भी ज़्यादा अच्छे से लग सकते हैं, क्योंकि इसमें एयर और वाटर का सर्कुलेशन आराम से हो जाता है और यह पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी भी होता है और इससे इसमें CO2 और O2 की इच्छित मात्रा भी सर्कुलेट हो सकती है। तो खनिज कणों के बीच जो उपस्थित छिद्रिल स्थान है, उसमें मौजूद गैस ही मृदा के वायुमंडल को निर्धारित करती है। इसके साथ ही जो इसके अंदर CO2 और O2 की मात्रा होती है, वह इसके अंदर कार्बनिक अम्लों का भी निर्माण करती है। यह कार्बनिक अम्ल जो मिट्टी में उपस्थित पौधे की जड़ और अन्य मृदा जीवों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर अगर CO2 ज़्यादा है तो यह हानिकारक होगी, और अगर O2 ज़्यादा है तो यह मृदा के एयर में, अगर O2 ज़्यादा है तो यह पौधे के लिए लाभदायक होगी। तो मृदा का जो महत्व है, मृदा के अंदर जो मृदा वायु का महत्व है, वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो बीजों के अंकुरण के लिए मृदा वायु में O2 की मात्रा होनी चाहिए। मृदा वायु में विभिन्न पौधे की जड़ों और भूमिगत भागों जैसे प्रकंद, धनकंद, पत्रकंद और कंद इत्यादि के लिए O2 श्वसन वायु का कार्य करती है। मृदा के रूप में जो अघुलनशील खनिज तत्व है, उसको घुलनशील तत्वों में बदलने का काम करती है। ह्यूमस के निर्माण में मृदा वायु का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसी वायु की उपस्थिति में जीव डेड और डिकेइंग पार्ट्स का अपघटन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी जो जीवाणु हैं, उनके लिए मृदा वायु विशेष रूप से आवश्यक होती है, ताकि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया जो है वह गतिशील हो सके। इसी तरह पौधे की बाह्य आकारिकी, शारीरिकी और उसकी कार्यकी प्रक्रियाओं को मृदा वायु की मात्रा विशेष रूप से प्रभावित करती है। जैसे कि जहाँ
वाटर लॉक्ड सॉइल होती है, वहाँ वायु कम होती है, तो पौधे के अंदर कुछ स्पेशल रूट्स पाई जाती है जिसको न्यूमेटोफोर्स कहते हैं या श्वसन जड़ें कहते हैं, या उसके अंदर बट्रेस रूट्स पाई जाती है। तो ये एयर की प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड करता है कि दलदली भागों में जो एक स्पेशल रूट्स पाई जाती है न्यूमेटोफोर्स। इसी तरह पौधे की जड़ों और अन्य भूमिगत भागों में श्वसन की क्रिया से जो परिणाम स्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है वह जो मृदा वायु है उसके बिना संभव नहीं है। मृदा वायु और मृदा कणों में उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही मृदा सूक्ष्म जीव एवं जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर सकती है। ऑक्सीजन की कमी और CO2 की अधिकता के कारण भी उसके अंदर ऐसे विषैले कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है जो कि पौधों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इसीलिए जो मृदा का जो वायुमंडल है जिसमें और उसमें उपस्थित जो गैसेस हैं वह पौधे की वृद्धि में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो सॉइल की हम स्टडी करेंगे वह है मृदा जल या सॉइल वाटर। मृदा कण और इसके बीच जो अवकाश रहता है, जो पोर्स उपस्थित रहते हैं, उसके अंदर जल की मात्रा को जो उपस्थित रहती है उसको हम मृदा जल कहते हैं। मृदा में पाए जाने वाला जो अधिकांश जल है वह वर्षा के जल के रूप में प्राप्त होता है। मतलब वर्षा का जल मृदा के अंदर परकोलेट हो जाता है और अंदर जब वो रिस जाता है तो रिसाव के कारण उसके अंदर वो एकत्रित हो जाता है। इसीलिए जब बरसात होती है तो उस समय ज़मीन पर आने वाला अधिकांश जल मृदा द्वारा अवशोषित होकर भूमि की गहराई में चला जाता है, जबकि कुछ जो जल है वह बहकर नदी, समुद्र और महासागरों में चला जाता है। तो यहाँ पे पूरा जलवाष्प का जो एक चक्र बना हुआ है, तो किस तरह से बारिश का जो जल है वह मृदा जल में परिवर्तित होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लाउड से बारिश होती है, कुछ पानी जो रनिंग वाटर के रूप में महासागरों और नदियों में चला जाता है, और कुछ जो मिट्टी के अंदर केमिकली बाउंड वाटर होता है वह पानी धीरे धीरे वह नीचे रिस कर अंडरग्राउंड वाटर बना जाता है। और ये किसके द्वारा होता है? दो तरह के जल है इसमें, कैपिलरी वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर मतलब जो गुरुत्वीय बल होता है उसके थ्रू जो वाटर अंदर चला जाता है वह गुरुत्वीय जल कहलाता है। तो इसी तरह जो मृदा के अंदर जो जल है वह जमीन की मिट्टी की अनेक विशेषताओं जैसे कि खनिज कणों की आकृति, परिमाप, मृदा के संगठन और उसके बीच की जो खाली जगह है उस पर निर्भर करता है। ह्यूमस की मात्रा भी मिट्टी में जल को एब्जॉर्ब करने में काम में आती है। इसी तरह जो मृदा के अलग अलग प्रकार हैं, बलुई मिट्टी है उसमें पानी बह के तो जाता है परंतु वह मिट्टी इसको होल्ड करके नहीं रख सकती है, जबकि चिकनी मिट्टी मृदा के कणों के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके रखने में सहायक होती है। इसी तरह जो विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो मृदा के अंदर जल है उसको कुछ भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला अगर हम देखें तो वह है ग्रेविटेशनल वाटर, जैसा कि आपके इसके डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो बरसात के समय वर्षा का कुछ हिस्सा मृदा किरणों के बीच में उपस्थित छिद्रों से रिस कर जमीन के भीतर एब्जॉर्ब हो जाता है और वह पानी धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भूगर्भ में चला जाता है और वह बनाता है ग्राउंड वाटर लेवल। इसको ग्रेविटेशनल जल वाटर भी कहा जाता है, गुरुत्वीय जल भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जल है जो आपके डायग्राम में आप स्पष्ट देख सकते हैं, रनिंग वाटर, जो कि वर्षा की अवधि में अधिकतर पानी जो ज़मीन के ऊपर जो बहता है वह रनिंग वाटर कहलाता है और वह बहता हुआ नदी, तालाब और नालों में पहुंच जाता है। तीसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यह मृदाकण कोलाइडी प्रकृति के कारण मृदा के कणों के चारों ओर एक जल की पतली झिल्ली सी बन जाती है, जिसके साथ ही मृदा की शुष्कता अपनी कोलाइडी विशेषता के कारण मृदा कण मृदा वायुमंडल से नमी की कुछ मात्रा भी अवशोषित कर लेते हैं। तो ये जो जल की पतली फिल्म होती है जिसके कारण जो उसके कोहेशन और एडिशिव फोर्स के कारण इसके चारों तरफ एक पानी की लेयर हमेशा ही रहती है, इसको आर्द्रता जल या हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाता है। यह मिट्टी के कण के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कोहेशन और एडेशन, दो जो प्रॉपर्टीज होती है सत्संजन और आसंजन बल के द्वारा उसके चारों तरफ जल की एक
थिन फिल्म बन जाती है। फिर है फोर्थ है कैपिलरी वाटर। यह मृदा के अंदर जो उपस्थित अवकाश है या गेप्स है या पोर्स है, जो स्थान है उसके अंदर पाया जाता है, इसको केशिकात्व जल या कैपिलरी वाटर कहते हैं। यह इसके छिद्रों का व्यास कैपिलरी जो होती है, बिल्कुल पतली सी जो नली होती है उसके बराबर होता है, इसलिए इसको कैपिलरी वाटर कहा जाता है। इस प्रकार के केशिकात्व अवकाशों में जल के अणुओं के अतिरिक्त वायु और जल वाष्प भी पाई जाती है। पौधे की जो जड़ों में जो रूट हेयर्स होते हैं वह मुख्यतः इसी वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे है केमिकली बाउंड वाटर। मृदा में जो कुछ खनिज तत्व हैं उनके साथ रासायनिक बंधों के द्वारा भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं, संबंध रहते हैं, जैसे कि आयरन और एल्यूमिनियम के साथ। इस प्रकार का जो जल है वह पौधों के लिए अनुपयोगी होता है और जड़ें प्रायः इस प्रकार के जल को अवशोषण करने में असमर्थ रहती है, परंतु ये केमिकली बाउंड रहता है सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स के साथ, इसीलिए इसको केमिकली वाटर कहा गया है। तो इस प्रकार से कुल मिला के 5 तरह के प्रकारों में वर्षा के जल, जो वर्षा के सॉइल के वाटर को इसमें डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ग्रेविटेशनल वाटर, दूसरा है रनिंग वाटर, तीसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, चौथा है कैपिलरी वाटर और पांचवा है केमिकली बाउंड वाटर। इसके अलावा जो मृदा के जल के जो विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ विशेष जो शब्दावली है उसका भी उपयोग किया जाता है। सबसे पहले है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो गुरुत्व बल के विपरीत भी मृदा कणों की जो कैपिलरीज में कुछ जल पाया जाता है, इसको मृदा की जल अवधारणा क्षमता कहा जाता है। मतलब कि जो ग्राउंड वाटर है वह तो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत धरती के बिल्कुल तलहटी में जमा हो जाता है, परंतु मृदा के कणों के बीच में भी कुछ पानी उसके चारों तरफ एकत्रित रहता है, उसके छेदों में उपस्थित रहता है, अवकाश में पाया जाता है, वह उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है। दूसरा है फील्ड कैपेसिटी। तो बरसात के बाद जो ज़मीन में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जल की जो परतें हैं उसके अंदर पानी जाने के बाद भी जो जल उस क्षेत्र में रह जाता है उसको उसकी फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और इस प्रकार जो क्षेत्र क्षमता में जो उपलब्ध जल की मात्रा उसके कैपिलरी वाटर, उसकी हाइग्रोस्कोपिक वाटर और केमिकल वाटर तीनों का टोटल होती है। जल अवधारणा जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल अवधारणा क्षमता जो है वह तो सिर्फ जो कैपिलरीज के अंदर पानी है वह होता है, और फील्ड कैपेसिटी क्या है, उसका केमिकल वाटर, उसका कैपिलरी वाटर प्लस जो हाइड्रोस्कोपिक वाटर है, तीनों को मिला के जल क्षेत्र क्षमता कहलाती है। फिर है मॉइस्चर इक्विवेलेंट। तो नम मिट्टी में गुरुत्वाकर्षण के 1000 गुना अपकेंद्रीय बल से प्रभावित रखने के बाद इसमें जो शेष प्रतिशत जल की मात्रा को आर्द्रता तुल्यांक कहते हैं। इसके लिए किसी भी स्थान की जल संतृप्त मृदा को सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है और उसके बाद इसका आकलन किया जाता है। इस तरह से जो कुछ स्पेशल टर्म्स हैं यह वाटर, सॉइल वाटर के संदर्भ में बताई जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सॉइल से रिलेटेड 2 मेजर पैरामीटर्स के बारे में स्टडी किया, सॉइल वाटर और सॉइल एयर। सॉइल वाटर और सॉइल एयर, सॉइल एयर सॉइल का वायुमंडल बनाती है, सॉइल का एक अपना पर्सनल एटमॉस्फेयर बनाती है जिसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस पाई जाती हैं, और इस एटमॉस्फेयर की वजह से इसके अंदर पौधों के जीवित रहने की क्षमता, उनकी कार्य की आकार की भी निर्भर करती है। और यह वायु सॉइल के अंदर उपस्थित छोटे छोटे जो अवकाश होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जो पोरस होते हैं, जो पोर्स उपस्थित रहते हैं, उसके अंदर यह वायु पाई जाती है और यह वायु पौधे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा हमने सॉइल वाटर के बारे में पढ़ा। तो सॉइल के कणों के बीच में जो गैप होता है या भूमि की परतों के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर जो पानी पाया जाता है उसको सॉइल वाटर कहा गया है। और सॉइल वाटर के बहुत सारे प्रकार हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, रनिंग वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर एंड केमिकली बाउंड वाटर। ये 5 तरह के सॉइल वाटर पाए जाते हैं। इसके बारे में हमने स्टडी किया। इसमें हमने यह भी देखा कि इनमें से कौन सा जल पौधे के लिए
डायरेक्टली अवेलेबल रहता है। पौधे की जड़ें किस प्रकार के जल को अवशोषित करती है। उसके बाद हमने कुछ तकनीकी शब्दावली के बारे में भी पढ़ा है, जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, ये सब सॉइल्स के संबंध में है। मॉइस्चर इक्विवेलेंट, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट और विल्टिंग कोफिशिएंट। तो ये इस तरह के कुछ शब्दावली भी हमने सॉइल वाटर के संबंध में पढ़ी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यू कैन write a short note on soil water and soil air. Thank you dear students.